हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। और आज का लेक्चर हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस के ऊपर है। आपको जानकारी होगी कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अपनी जो बायोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज है, प्लेलिस्ट है, उसमें हम लोग कई सारे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बातचीत कर चुके हैं, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गया, जैसे कि आयनिक बॉन्डिंग हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, वैन वाल बॉन्डिंग हो गया। तो वैन वाल इंटरैक्शन के बारे में हमने अपना लास्ट वीडियो बनाया था। आज का जो लेक्चर है वो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन के बारे में होने जा रहा है। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन बहुत रीजन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार कई एग्जामिनेशन में इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है, तो उन सारी चीजों को हम डील करेंगे। हम बात करेंगे कि हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस का प्रिंसिपल क्या है, आखिर क्यों फॉर्म होते हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या है, मैकेनिज्म क्या क्या है, इसके इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस के दो और भी नाम हैं जिसको आप जरूर समझ के रखें, ताकि क्वेश्चन आए इन नाम के ऊपर भी तो भी आप बता सकें ये एक ही चीज है। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन कहा जाए, चाहे हम दूसरे शब्दों में इसको हाइड्रोफोबिक इफेक्ट बोले, यहाँ पे दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट बोलिए, चाहे इसको हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बोलिए, तो ये तीनों नाम एक ही हैं। अगर इन तीनों नामों में एक चीज देखी जाए तो ये हाइड्रोफोबिक चीज जो है वो कॉमन लिखी हुई है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर यानी कि H2O, और फोबिक का मतलब होता है हेटिंग। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जो कि वाटर हेटिंग इफेक्ट लेकर के होगा या लेकर के बैठा होगा। वाटर हीटिंग का मतलब क्या है, वो वाटर के नजदीक नहीं जाएगा, वाटर से दूर रहेगा। तो एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस किन चीजों के बीच में बनते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसी चीजें जो वाटर से हेट कर रही होंगी आपस में एक साथ क्लस्टर होने की कोशिश करेंगी। क्यों? क्योंकि पानी से दूर रहना चाहती हैं, और पानी में ही इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं मान लीजिए जो कि पानी से हेट करती हैं, तो वो सारी चीजें एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करेंगी। उनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन होगा। अब डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से बन रहा है, वो तो देखने वाली बात है, लेकिन बनता क्यों है वो आपने देखा। डिटेल में अभी देखेंगे सारी चीजें। तो इस इफेक्ट की वजह से होगा क्या, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस की वजह से क्या होगा आखिर, इट कॉजेज क्लस्टरिंग ऑफ द नॉन पोलर सब्सटेंसेस। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अगर यहां पे आपको दिखाया जाए कि नॉन पोलर, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पोलर नहीं है, इट इज नॉट पोलर। अगर पोलर कोई चीज नहीं है तो क्या मतलब हो गया इसका, पोलर ना होने का सिंपल सा मतलब हो गया कि उसके ऊपर चार्ज नहीं पाया जाना चाहिए, या तो पार्शियल चार्ज भी नहीं पाया जाना चाहिए। जैसे कि अगर एक मॉलिक्यूल है A, एक मॉलिक्यूल है B, इनके बीच में बॉन्डिंग है, ठीक, तो इनके ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए, ना ही इसके ऊपर जैसे कि पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव इस तरीके का चार्ज भी नहीं पाया जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई चार्ज पाया नहीं जा रहा है, दैट मीन्स कि जो भी इंटरैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का दोनों एटम्स के बीच में, वो बैलेंस्ड है या वो इक्वल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग नॉन पोलर बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे एक प्री रिक्विजिट है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनने के लिए आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो कॉज क्लस्टरिंग ऑफ द नॉन पोलर सब्सटेंसेस, तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो होंगे वो एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे, एक दूसरे के साथ क्लस्टर होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर है, पानी के साथ इंटरैक्ट करना नहीं चाहते, तो खुद एक दूसरे के साथ नजदीक आ जाते हैं। जैसे बोला जाता है ना हिंदी फिल्मों में कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो यहां पर भी दोनों जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उन दोनों का दुश्मन है वाटर, तो वो दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं, आपस में क्लस्टर करने लग जाते हैं। यही चीज आप यहां पे देखेंगे। तो कॉज क्लस्टरिंग ऑफ द नॉन पोलर सब्सटेंसेस। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? हालांकि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है फॉर मिनिमाइजिंग कॉन्टैक्ट विद वाटर। मैंने बोला भी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वाटर से मिनिमम कॉन्टैक्ट हो, इसीलिए ये एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। ये हो गया आपका बेसिक आइडिया कि हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्या हो रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। नेक्स्ट आइए, रीजन ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। आखिर हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्यों होंगे? Water molecules prefer to interact with each other rather than with the non-polar substances. अब देखिए,
जैसे कि आपके भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनके साथ आप रहना ज्यादा पसंद करते होंगे और बाकी लोगों के साथ आप रहना पसंद नहीं करते होंगे। सेम वे में वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी ऐसा ही है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में इंटरैक्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सेम वे में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी वाटर के साथ इंटरैक्ट करना नहीं पसंद करते। अब आगे देखते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि वाटर के अंदर अगर आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाल दोगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करना चाहते हैं, नॉन पोलर के साथ इंटरैक्ट करना नहीं चाहते। सेम वे में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी आपस में इंटरैक्ट करना चाहते हैं, वाटर के साथ इंटरैक्ट करना नहीं चाहते। बट ये चीज पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं होती। पोलर मॉलिक्यूल्स खुशी खुशी पानी के साथ इंटरैक्ट कर लेते हैं। इसके पीछे का रीजन अगर हम देखें तो आपने एक बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक बहुत फेमस एक सेइंग पढ़ी होगी कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या सुना होगा? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब क्योंकि वाटर का नेचर पोलर होता है। क्यों पोलर होता है सर? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा तेजी से खींच के रखती हुई। तो अब ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाती है, हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि वाटर अपने आप में एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक के हिसाब से वो पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ आसानी से इंटरैक्ट कर सकता है। तो यहां पे देखिए, पोलर मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड अदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। बिल्कुल सही है, पोलर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकेंगे और दूसरे आयनिक इंटरैक्शंस भी कर सकेंगे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास ऑलरेडी पार्शियल चार्ज होगा और वाटर के पास भी पार्शियल चार्ज है, प्लस वाटर के पास ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी है, जिसकी मदद से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आइडिया नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेल में डिस्कस कर रखा है। अब आ जाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट डू सो। जाहिर सी बात है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास तो चार्ज है नहीं, तो वो किस तरीके से पानी के साथ इंटरैक्ट करेंगे? तो पानी के साथ इंटरैक्शन इनका नामुमकिन सा हो जाता है। अब व्हेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस्ड इन एक्वस एनवायरनमेंट, अब अगर देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की यहां पे मैंने पूरी कथा सुना दी आपको। अब अगर किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आप पानी में डाल भी देते हैं तो क्या हो जाएगा? इंट्रोड्यूस्ड इन एक्वस एनवायरनमेंट, hydrogen bonded water molecules attempt to form a cage like structure around them। कहने का मतलब क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल बीच में रह जाएगा और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, याद होना चाहिए वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो पूरी तरीके से केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बीच में होगा, इसके चारों तरफ एक केज लाइक स्ट्रक्चर कौन बना लेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया। अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी दिखा दूंगा कि ये केज लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। चलिए दिखाई देते हैं। यहां पे देखिए, ये हो गया आपका केज लाइक स्ट्रक्चर। आप अंदर देखिए, ये आपका हाइड्रोफोब है, यानी कि मैं कह सकता हूं ये जो ऑरेंज कलर से बना हुआ है ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को सराउंड कर रहा है ये केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक किस तरीके से हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक है। ठीक, तो मुझे लगता है कि ये क्लियर कट आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। वापस आइए, चलिए देखते हैं कि अब लीड्स टू मोर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर देन द फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। एक चीज यहां पे समझ में आ गई होगी आपको कि अगर हम फ्री वाटर मॉलिक्यूल को देखें, फ्री वाटर मॉलिक्यूल क्या है? लिक्विड स्टेट में है, इधर उधर घूम रहे हैं, उसको आप ऑर्डर्ड कहेंगे कि यहां पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको आप ऑर्डर्ड कहेंगे। खुद आप सोच पा रहे होंगे कि यहां पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये काफी ज्यादा ऑर्डर्ड दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वैसे तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर घूम रहे होंगे, बट यहां पे क्या है? एक प्रॉपर केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो ज्यादा ऑर्डर्ड है। तो मुझे क्या कहना चाहिए इसको? यहां पे जरा देखिए, मुझे क्या कहना चाहिए? दिस स्ट्रक्चर इज मोर ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड ज्यादा हो गया। किससे ज्यादा ऑर्डर्ड है? जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। मोर ऑर्डर्ड देन फ्री वाटर मॉलिक्यूल। सो फ्री वाटर मॉलिक्यूल से ज्यादा ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बन गया है। और आपने पढ़ा भी होगा, अगर थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा आइडिया है आपको तो आपने पढ़ा होगा
कि यूनिवर्स जो है वो हायर एंट्रोपी की तरफ मूव करता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस जो है वो अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो वो एंट्रोपी को बढ़ा रहा होगा। तो यहां पे क्या है, ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्यों? अगेन क्योंकि वाटर के अंदर ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो सॉल्युबल तो है नहीं, तो ये क्या है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तो हो नहीं रहा है। तो अगेन मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इतना ज्यादा फीजिबल प्रोसेस नहीं है, इसीलिए यहां पे ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बन जा रहा है। अन्यथा क्या बनता है, ज्यादा अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बन रहा होता। तो मोर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए यहां पे क्या कह सकते हैं कि एंट्रोपी कम हो रही है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है इस जगह पे। अब क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है अगेन, तो ये हमारे यहां पे बात समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम बात करें यहां पे, तो क्या हो रहा होगा, व्हेन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर सम वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड। अब अगर मान लीजिए एक तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहां पे है, मान लीजिए इसके चारों तरफ केज लाइक स्ट्रक्चर है, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहां पे है, इसके चारों तरफ केज लाइक स्ट्रक्चर है। अगर ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो क्या होगा, जो इनके सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उनमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल करके बाहर चले जाएंगे। फिर से समझने की कोशिश करिए, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है, किसने, वाटर मॉलिक्यूल्स ने। एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ केज लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है, किसने, अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स ने। और ये वो दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड कंडीशन में है। जैसे ही ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक पहुंचेंगे तो क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के ऊपर होंगे इन दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के, वो निकल करके फ्री वाटर में चले जाएंगे। इसके क्या हुआ कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स अभी तक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बना रहे थे वो फ्री वाटर में मिल जाएंगे जाकर के। इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, इसकी वजह से अगेन आपके जो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर था वो ब्रेक होकर के अनऑर्डर्ड बन रहा है। दैट मींस इससे क्या हुआ, जो नॉन पोलर चीजें थी आपस में जुड़ रही हैं, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया। इसकी वजह से क्या हो रही होगी, एंट्रोपी बढ़ रही होगी। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहां पे दिया। तो अभी मैं डायग्राम भी दिखा दूंगा, जरा यहां पे देखिए। ये एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, इसके चारों तरफ ये ऑर्डर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये एक दूसरा नॉन पोलर सब्सटेंस है, इसके चारों तरफ ये एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बना रखा है वाटर मॉलिक्यूल्स ने। ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो क्या होगा, जैसे कि कुछ सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके भी और इसके भी, ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से रिलीज आउट हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड इनटू द सॉल्यूशन। इसकी वजह से क्या होगा, अगेन एंट्रोपी बढ़ जाएगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो वापस आते हैं, तो सम वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड, जैसा आपने देखा। Now these interact freely with the bulk water and leads to increase in entropy। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये निकल करके कहां चले जाएंगे, आपके जो फ्री सॉल्यूशन है उसके अंदर चले जाएंगे और उसके बाद वहां से वाटर से इंटरैक्ट करने लगेंगे, जिसके कारण से एंट्रोपी बढ़ जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस द एंट्रोपी वुड इंक्रीज। नेक्स्ट आते हैं, फेवरेबल रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम नॉन पोलर सब्सटेंस सरफेस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। अब क्या हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस से रिलीज हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, वही वाटर मॉलिक्यूल्स जो है रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट की वजह से। यही चीज यहां पे समझाई जा रही है। फेवरेबल रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम नॉन पोलर सब्सटेंस सरफेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। तो वही जो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस से रिमूव हुए वही रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। यहां पे मैंने डायग्राम आपको दिखाई दिया है इसको। एक चीज और देखिए यहाँ पे, दिस इज एग्रीगेटेड स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो यहाँ पे रिमूव हो गए, तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, फाइनली जो मतलब ये प्रोसेस जो हो गया वो आपका यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो गई, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी कुल मिलाकर के अगर आप देखें इनकी सेपरेट एनर्जी, तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, इनको अगर सम करेंगे तो, बट कंबाइंड एनर्जी जो है वो एग्रीगेटेड एनर्जी यहाँ पे लोअर एनर्जी होगी। आपको पता भी है कि कोई चीज अगर दो चीजें आपस में स्टेबल स्ट्रक्चर बना देती हैं तो इसकी सेपरेट एनर्जी, इसकी सेपरेट एनर्जी अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों की सिंगल सेपरेट एनर्जी से लोअर हो जाएगी कंबाइंड सेपरेट एनर्जी, अगर एक जो स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच हाइड्रोफोबिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन। अब देखिए हाइड्रोफोबिक फोर्स जो है वो कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे हाइड्रोफोबिक फोर्स जो है वो कम होता चला जाएगा। तो टेम्परेचर से क्या हो गया, जैसे जैसे टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे हाइड्रोफोबिक इफेक्ट भी यहां पे घटता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन्स इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें
तो अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल देखें, उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स देखें तो इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन। जितने ज्यादा कार्बन होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, उतना ही ज्यादा आपको हाइड्रोफोबिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा बड़ा नॉन पोलर स्ट्रक्चर होगा, उतना ही ज्यादा बड़ा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स वहां पे बढ़ रहे होंगे, उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज आउट हो रहे होंगे। जितना ज्यादा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज आउट हो, उतना जबरदस्त हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। एलिफैटिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन देन द एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। तो एलिफैटिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लंबी लंबी जिनकी चेन्स होती हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोफोबिक इफेक्ट दिखाते हैं एज कंपेयर टू जो चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे। नेक्स्ट बताते हैं एप्लीकेशंस। तो इसकी हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग की सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन है और सबसे ज्यादा जिसपे क्वेश्चन आता है वो यही है, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स के ऊपर। तो आपको पता ही है कि जो हमारी जो मेम्ब्रेन्स जो मौजूद है, यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह है, वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मेम्ब्रेन इंटैक्ट है वो मेजरली हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस की वजह से है। दूसरा, एक स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स के अंदर जो फोल्डिंग वगैरह होती है उसमें भी हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो मेनली वाटर की बनी हुई है, वाटर है उसमें। तो अब प्रोटीन्स जो है वो अपना फोल्डेड स्ट्रक्चर वाटर में कैसे, क्योंकि वाटर तो आपका पोलर हो गया, तो पोलर चीज के अंदर जाते ही नॉन पोलर अपना किस तरीके से चेंज होता है, किस तरीके से वहां पे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस होते हैं, वो अगेन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन को डिफाइन करता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है CSIR नेट में भी कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन के लिए एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो आप कहेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन का आपके दिमाग में बैठ गया होगा और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है मेरे पास, इनफैक्ट 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप चाहते हैं अब्रॉड में पढ़ना, यानी कि विदेश में, चाहे आप मास्टर्स का कोर्स करना चाहते हो, चाहे आप PhD करना चाहते हो, तो हमारा एक अम्ब्रेला कोर्स है, समाधान लाइफ साइंसेज के अंडर में ही हम ये कोर्स चला रहे हैं। और ये कोर्स का जो ये प्रोग्राम है, सॉरी मुझे कहना चाहिए, ये प्रोग्राम है, इसका नाम है उड़ान। तो इस उड़ान प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, हम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। जो प्रिलिमिनरी सबसे लो कॉस्ट जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें हम कंसल्टेशन दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, और कंसल्टेशन का जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ ₹299 है एट 45 मिनट्स। तो यहाँ के आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा, आपको जो भी एक्सपर्ट है उनसे डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा। उस मीटिंग में मैं भी होऊंगा, मेरे इनपुट्स होंगे, एक्सपर्ट के इनपुट्स होंगे। जो भी आपकी क्वेरीज है आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। आपके चाहे मास्टर्स प्रोग्राम से रिलेटेड हो, चाहे आपके PhD प्रोग्राम से रिलेटेड हो, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, कैसे मेल किया जाता है, कौन कौन से कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना चाहिए, ये सारे के सारे जो भी डाउट्स आपके दिमाग में रहते हैं आप इसको क्लियर कर सकते हैं यहाँ से हमसे जुड़ करके। अब कुछ स्टूडेंट्स के पर्सनलाइज डाउट्स होते हैं, जैसे कि हमें SOP कैसे लिखना है, जैसे कि हमें लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखना है। तो उनके लिए हमारे पास टेलर मेड प्रोग्राम्स हैं, पर्सनलाइज प्रोग्राम्स हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरीके की हेल्प के लिए तो भी हम आपके लिए अवेलेबल हैं, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? इस नंबर पे 8299134528। तो इस नंबर पे 8299134528 इस नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं इस उड़ान प्रोग्राम से रिलेटेड। आप जरूर मैसेज में लिख दीजिएगा कि आप किस चीज से रिलेटेड हमसे बात करना चाहते हैं। तो ये हो गया उड़ान प्रोग्राम के बारे में। अगर आप गेट बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, गेट बायोटेक्नोलॉजी का एक नया बैच जिसको हम मॉर्निंग बैच बोल रहे हैं, तो मॉर्निंग बैच भी शुरू होने वाला है गेट बायोटेक्नोलॉजी का 23 जुलाई से। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे 3rd ईयर में हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। जो फाइनल ईयर में हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो बैच है वो फरवरी तक चलेगा। इसमें सारी चीजें पढ़ाई तो जाएंगी ही, साथ साथ में 2 बार रिवीजन भी आपका होने वाला है। और इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको DPPs भी मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ये सारी की सारी चीजें मिलने वाली हैं। और अभी के लिए यहाँ पे प्रमोशनल डिस्काउंट अवेलेबल है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेलेबल है। तो इसकी भी डिटेल्स यहाँ पे आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें इसके बारे में जानकारी लेना तो अगेन आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ये जो आप स्क्रीन देख रहे होंगे, स्क्रीन के ऊपर भी आपको इस कोर्स के बारे में एक थंबनेल दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हैं जिसमें मैंने इस कोर्स के बारे में पर्टिकुलरली समझाया है।
ठीक है, तो ये दोनों जो कोर्सेज हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहे तो इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।